हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार। दोस्तों, आज हम जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा है लेक्चर 1 का, उसी के आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैं आज लेने वाला हूँ इसकी PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ ही टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, वहाँ पे जाके आप बहुत सारे नोट्स मैंने अपलोड किए, बहुत सारे बुक है वहाँ पे मैंने अपलोड किए हुए, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसकी भी लिंक जो है टेलीग्राम चैनल की, उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। चलो, तो फिर बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो सबसे पहला सवाल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। MHT CET 2016 में पूछा गया सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। ये जो चैप्टर्स होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके लिए बोनस के मार्क्स देगा दोस्तों। मतलब ज़्यादा मेहनत करने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें ले सकते हो। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। इफ़ रैंडम वेरिएबल ऑफ x इज़ अ रैंडम वेरिएबल ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, n की वैल्यू है 5 और p की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 1/3, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x विच इज़ ग्रेटर दैन 2 एंड लेस देन 4। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है बेसिकली। तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला देखा था हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, NCR p टू द पावर r और q टू द पावर n माइनस r। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि p प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, q प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेल्यूर, r नंबर ऑफ टाइम सक्सेस रिक्वायर्ड और जो n होगा नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू तो 5 है, p की वैल्यू 1/3। जैसे ही p की वैल्यू 1/3 मिली तो q की वैल्यू भी मिल जाएंगे, कितने, 2/3। फिर r की वैल्यू चाहिए, ठीक है। r मतलब कौन, रैंडम वेरिएबल। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल कौन सा होता है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस, तो आंसर है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होगी, इंटीजर में होगा। और बाइनोमियल में स्पेशल केस क्या है कि इसमें जो रैंडम वेरिएबल होता है वो 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप में होता है। तो हमें क्या देखना है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू देखना है जो 2 से बड़ी हो और 4 से छोटी हो। और डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस तो होगी नहीं, इसलिए फ्रैक्शन में नहीं आएगी, वो पूरा का पूरा इंटीजर नंबर ही आएगा। तो 2 और 4 के बीच में कौन सा इंटीजर नंबर आता है, तो वो होता है 3। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि r की जो वैल्यू लेना है वो कितनी लेना है, 3 लेना है। ठीक है, तो चलो फिर r इक्वल्स टू 3 रख देंगे यहाँ पे, r इक्वल्स टू 3, बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल्स टू r मतलब 3, NCR, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, c, r की वैल्यू अगेन 3, p की वैल्यू कितने 1/3, उसका पावर r होता है, r मतलब अगेन 3, q कितना है भाई 2/3, उसका पावर n माइनस r, तो 5 माइनस 3 कितना 2, 5c3, इसको क्या लिख सकते हैं 5c2 भी लिख सकते हैं। तो 5c2 को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल दैट इज 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब कितना आएगा 27। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना होगा 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ओके, तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसल, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो 5 टू द 10, 10 4 द 40 और होल डिवाइडेड बाय इसका जब हम मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो आंसर आएगा 243 और दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो 40 डिवाइडेड बाय 243 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल डेवलप इम्यूनिटी आफ्टर वैक्सीनेशन इज 0.8। इफ 8 पीपल आर गिवन द वैक्सीन देन प्रोबेबिलिटी दैट ऑल डेवलप इम्यूनिटी इज। ठीक है, तो अभी के सिचुएशन में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें सब वैक्सीनेशन वगैरह इसकी बात हो रही है, इम्यूनिटी वगैरह हो रही है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी सवाल पूछा गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन विल डेवलप इम्यूनिटी आफ्टर वैक्सीनेशंस, अगर कोई भी एक बंदा है तो उसको मैं
वैक्सीनेशन दे देता हूँ तो इम्यूनिटी इसमें 0.8% जो है वो डेवलप हो जाएंगी। तो हमें डेवलप होने की ही प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सक्सेस का क्या रेट है मेरे पास 0.8 और फेल्यूर का कितना होगा फिर 0.2, 1 में से माइनस कर दिया, ठीक है। 1% का ऐसे कितने मैंने लोग जो है पर्सन जो है पीपल जो है वो ट्रायल बेसिस के लिए उठाए हैं, तो देयर आर 8 पीपल, ठीक है। तो कितने लोगों के ऊपर ट्रायल हो रही है 8 पीपल के ऊपर, ठीक है। अब 8 पीपल के ऊपर मैंने ट्रायल किया, अब मुझे 8 में से कितने लोगों पे सक्सेस देखना है ये वाली। तो यहाँ पे देन प्रोबेबिलिटी दैट ऑल डेवलप इम्यूनिटी, मतलब 8 में से 8 में ये प्रोबेबिलिटी होगी कि सब में इम्यूनिटी डेवलप होगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली 8, ठीक है। तो पी पता है, क्यू पता है, आर पता है और एन पता है, ठीक है। आप लगे तो 1-2 बार क्वेश्चंस को और अच्छे से पढ़ सकते हो। तो कैसे सॉल्व करोगे, वही हमारा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू क्या होता है एन सी आर पी टू द पावर आर और क्यू टू द पावर एन माइनस आर। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू आर रख देंगे 8, एन भी है 8, सी 8 हो जाएगा, p हमारा 0.8 टू द पावर आ जाएगा कितना r मतलब अगेन 8, q कितना है हमारा 0.2 टू द पावर कितना होगा n माइनस आर दैट इज 8 माइनस 8। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू 0.8 और उसका होल पावर हो जाएगा 8 और यही होगा हमारा, यही था हमारा ऑप्शंस। दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आ गया दोस्तों समझ में, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों यहाँ पे, अ डाई इज थ्रोन 4 टाइम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर इज एटलीस्ट 1 थ्रो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही उन्होंने बोला है कि हमें 4 टाइम जो है वो डाई थ्रो किया है, तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें n इक्वल्स टू 4, ठीक है। और ये हमें पता चल गया होगा कि n की वैल्यू 4 ज़्यादा है, तो ये बाइनोमियल का ही क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर इन एटलीस्ट 1 थ्रो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, अगर मैं एक डाइस थ्रो करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मुझे परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो 1 से लेके 6 तक नंबर मिलेंगे। इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन होगा 1 होगा और 4 होगा, इसके अलावा नहीं। तो 2 ही नंबर ऐसे है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी p इक्वल्स टू, तो 6 में से टोटल आउटकम में से 2 ही क्या है मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये p की वैल्यू कितनी मिली, जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 1/3। p मिला तो q कितना होगा 1/3 है तो वो होगा 2/3, बहुत सिंपल है। तो n पता है, p पता है, q पता है। अब यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड आया है। अब हमने जब इसका थ्योरी लेक्चर लिया था एटलीस्ट बहुत डिटेल में मैंने समझा था। एटलीस्ट एक थ्रो पे तो भी हमें ये प्रोबेबिलिटी आना चाहिए जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो एटलीस्ट अगर 1 चाहिए तो 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा और 4 भी चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना x की, लेकिन x कैसे होना चाहिए एटलीस्ट 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 और 4 भी चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिलेगी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4, ठीक है। इतनी अगर बात आपको समझ में आई तो अगला तो इजी ही है। अब हमने देखा था जब प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा था 11 का और 12 का, तब इन सब की एडिशन ना करके हम क्या करेंगे, जो इसमें नहीं है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 में से। तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते क्योंकि ट्रायल ही 4 है। तो इसमें वैल्यू कौन सी नहीं है 0 वाली। तो हम क्या माइनस करेंगे 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, या सबके एडिशंस करो या फिर ये वाला कैलकुलेशंस करो, दोनों एक ही आंसर मिलेंगे। ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो 12 का पढ़ा था वहाँ पे डिटेल में मैंने समझाया था, ठीक है। तो अभी तो बस फिलहाल यही समझो कि यहाँ पे अब r की वैल्यू क्या लेना होगा 0 लेना होगा, ये n में से 1 में से माइनस करने होंगे। तो 1 माइनस NCR, n की वैल्यू कितने भाई 4C0 p टू द पावर मतलब 1/3 टू द पावर r मतलब 0, q कितना है यहाँ पे 2/3, तो 2/3 टू द पावर n माइनस आर, 4 माइनस 0 कितना होगा यहाँ पे 4 होगा, ठीक है।
अब 4C0 इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे, तो वो आएगा 1। ठीक है, 4C0 जो होगा वो होगा कितना 1। तो यहाँ पे देखिए आगे का कैलकुलेशंस यहाँ पे करता हूँ, तो ये 1 एज इट इज़ माइनस 1/3 टू द पावर 0 अगेन 1, इसका 1, तो ये क्या बचा 2 टू द पावर 4 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 4। तो 2 टू द पावर 4 जो कितना होता है, आंसर है 16 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 4 कितना हुआ, तो आंसर इज 81। तो 81 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे -16 अपॉन 81 एंड द करेक्ट आंसर इज 65 डिवाइडेड बाई 81। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आवर आंसर। तो किसके साथ मैच करेंगे 65 अपॉन 81, तो देखो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व करना होता है, या तो फिर आप सबके एडिशंस कर सकते हो, लेकिन सबके एडिशन करने में वक्त लगेगा, तो सीधा क्या करो जो इसमें नहीं है वो 1 में से माइनस कर दो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एटलीस्ट 7 आउट ऑफ 10 आंसर इन ट्रू फॉल्स टाइप टेस्ट इज। तो MHT CT 2016 में पूछा गया है। तो सवाल यहाँ पे ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस है, तो या तो ट्रू होगा उसका आंसर या तो फिर फॉल्स होगा। तो P की वैल्यू क्या मिलेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, मुझे ट्रू मिलना मेरे लिए सक्सेस है, मेरा करेक्ट आंसर जो आएगा गेसिंग करेक्ट आंसर मेरे लिए सक्सेस है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है ना। कोई भी क्वेश्चन अगर ट्रू फॉल्स होगा तो ट्रू आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और फॉल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगेन 1/2। ठीक है, तो n ऐसे कितने क्वेश्चंस लिए हैं, तो 10 क्वेश्चंस लिए हैं, उसमें से मुझे करेक्ट कितने चाहिए, करेक्टली एटलीस्ट 7। एग्जैक्टली 7 नहीं बोला है, एग्जैक्टली अगर 7 पूछता होगा तो हम r की वैल्यू सीधा 7 रखते, लेकिन r की वैल्यू क्या रखना होगा हमें, एग्जैक्टली 7 नहीं एटलीस्ट 7। तो 7, 8, 9, 10 तक हमें चलेगा। तो जैसे ही हमने ये पता कर लिया, अब हम रखते हैं वैल्यू। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7। तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7। तो इसमें 7, 8, 9 और 10 सब आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 7 प्लस x इक्वल्स टू 8 प्लस x इक्वल्स टू 7, 8, फिर 9 भी आ गया, फिर 10 भी आ गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या लगाएंगे, इसके लिए r की वैल्यू 7, इसके लिए r की वैल्यू 8, इसके लिए 9 और इसके लिए 10, सबके एडिशंस करना होगा। क्या यहाँ पे 1 में से कुछ माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 7, 8, 9, 10, 7 से पहले तो 0 से लेके 6 तक बहुत नंबर है, तो ज़्यादा बेहतर क्या रहेगा, सबके एडिशंस कर दो, बजाय इसके कि 1 में से जो नहीं है वो माइनस कर दो। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 1 में से जो नहीं था वो माइनस कर दिया था, वहाँ पे वो बेहतर लगा, कम समय में हुआ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। तो r की वैल्यू इसके लिए 7, तो n की वैल्यू कितने हैं 10, तो क्या होगा 10c7। p की वैल्यू कितने भाई, हाफ, तो हाफ टू द पावर r मतलब 7, अगेन हाफ टू द पावर n माइनस r, तो 10 माइनस 7 होगा 3। अब इसके लिए r की वैल्यू कितनी होगी 8, तो क्या होगा 10c8 हाफ टू द पावर 8 इंटू q टू द पावर मतलब हाफ टू द पावर n माइनस आर, तो 10 माइनस 8 कितना होगा 2। अब किसके लिए 9 के लिए, तो प्लस आगे लिखता हूँ। अब r की वैल्यू कितनी होगी 9 होगी, यहाँ पे x इक्वल्स टू 9 होगा, तो क्या होगा 10c9 हाफ टू द पावर कितना होता है 9, और ये हाफ टू द पावर कितना होगा 9 माइनस कर दिया तो 1 बचा, प्लस अब x इक्वल्स टू 10 के लिए, तो क्या होगा 10c10 हाफ टू द पावर 10 और मल्टीप्लाइड बाय हाफ टू द पावर कितना होगा 0। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या होगा देखो, इसके पास देखो ये हाफ टू द पावर 7 और हाफ टू द पावर 3, तो टोटल हाफ कितने हो गए उसके पास पावर 10, इसके पास हाफ का पावर 10 हो गया, 8 +2 10, इसके पास भी हाफ का पावर कितना 1 + 9 10 हो गया, और इसके पास भी, इसका तो आंसर 1 होगा, हाफ का पावर 10 है, तो सभी के पास 1/2 का पावर कितना है 10 है, तो मैंने ले लिया कॉमन।
अब अंदर क्या बचा, यहाँ पे 10C7, यहाँ पे 10C8, यहाँ पे 10C9 और यहाँ पे 10C10। तो 10C7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10C3 लिख सकते हैं। और 10C3 को कैसे सॉल्व करना होता है, तो 10 को 3 नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो 10 एक खुद हो गया, फिर 9, फिर 8 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये होगा इसका सॉल्यूशन, प्लस 10C8 इसको क्या लिख सकते हैं, 10C2 लिख सकते हैं। तो 10C2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1। ये क्या चीज़ है, 10C9। तो 10C9 को कैसे लिखेंगे हम, 10C1, और 10C1 का आंसर क्या होगा, खुद 10, प्लस यहाँ 10C10 इसका आंसर क्या होगा, 1। बस इसको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हाफ टू द पावर 10। तो यहाँ पे देखो ये 3 से ये 3 टाइम्स कटेगा, और ये 2 से ये 5 टाइम्स, या तो फिर इसको 4 टाइम्स काट दो, ठीक है। 3 4 द 12, 12 10 जा 120, प्लस ये 2 से कितनी बार, 5 बार, 9 4 द 45, और ये प्लस 11, ठीक है। जब हम इन 1 2 3 तीनों के एडिशंस कर देंगे तो मुझे मिलेगा 176 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 10 जो होता है वो कितना होगा, 1024। जब हम इसको और डिवाइड करेंगे कम करते करते, तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 64। ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। रिड्यूस करना है इसको, जब तक ये डिवाइड होते रहेगा, हाफ कर दो इसके, 2 से डिवाइड करते रहो, जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 11 डिवाइड बाय 64। चलो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। नंबर 5 है दोस्तों यहाँ पे, इफ रैंडम वेरिएबल x ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, p विथ n की वैल्यू है 10, p की वैल्यू है 0.4, देन e ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क्स। और आपको ऑप्शन है A B C D। ये क्वेश्चन CET में 2018 में पूछा गया सवाल। तो बहुत सिंपल है, जैसे कि हमें पता है कि n दिया है, कितना है n सॉल्यूशंस में, देखो n कितना है भाई, तो n 10 है। जो p है वो कितना है, 0.4, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी है, 0.4। तो 0.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/5। 2/5 इज नथिंग बट 0.4, सिंपल है। तो q क्या आ जाएगा, 2/5 है तो वो 3/5 आ जाएगा। ओके, चलो अब सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, बताया था मैंने। एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या फार्मूला होता है, NP। तो n इंटू पी, तो ये n और ये p, तो 10 इंटू 2/5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो कितना आया एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरे लिए, 4। अब वेरिएंस ऑफ x ले लेते हैं। वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, NPQ। तो यहाँ से NPQ दोनों सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 इंटू 2/5 इंटू 3/5, ठीक है। तो ये जो फाइनल आंसर है, ये 5 से ये 2 बार, तो कितना आ जाएगा, 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12/5। ओके, अब बात आती है ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकाला जाए। एक्चुअली वेरिएंस ऑफ एक्स थ्योरी में भी बताया मैंने, वेरिएंस ऑफ एक्स होता क्या है, NPQ। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा, वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब ही होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर। ये देखा है हमने, ठीक है। तो बस इसी को हम उठाएंगे। NPQ की वैल्यू कितनी है, NPQ मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स 12/5, तो आई राइट हियर 12/5 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू का ई ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वही हमें फाइंड करना है। तो इसको एज इट इज रहने देंगे, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन, वो कितने हैं, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। आप 16 को उस साइड लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो कितनी वैल्यू मिलेगी, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12/5, दिस इज 5 प्लस 16, तो 12/5 प्लस 16, व्हाट विल वी गेट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 12 प्लस 80 डिवाइड बाय 5, एंड 80 प्लस 5 दैट इज 92/5। लेकिन ऑप्शन तो पॉइंट में दिए रखे, तो हमें डिवाइड करना होगा। 5 को 92 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 18.4, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर।
तो 18.4 जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी। तो ऑप्शन करेक्ट इज डी। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, रैंडम वेरिएबल एक्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, p इफ द वैल्यू ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ x आर 18, 12। तो मीन की वैल्यू है 18 और वेरिएंस ऑफ x कितना, 12। देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आर। ठीक है, तो क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में आपको मीन और वेरिएंस दिया है, ठीक है, 18 और 12। पूछा क्या है, टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आर। तो एक्स की जो टोटल पॉसिबल वैल्यू है वो बताना है हमें। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो 2 मिनट ध्यान दो कि अगर मैं कोई कॉइन टॉस किया और कॉइन टॉस करने के बाद अगर मैं बोलता हूँ P इज द गेटिंग हेड, ओके, तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या होगा, नंबर ऑफ हेड। ठीक है, तो P मेरे लिए सक्सेस है, तो हेड मिलना मेरे लिए सक्सेस है। तो X की क्या क्या वैल्यू मिलेगी, या तो मिलेगी 0 हेड, या तो 1 हेड, 2 हेड, या फिर 3 हेड। इसके अलावा मुझे कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो क्या क्या मिलेगी, 0, 1, 2 और 3। तो टोटल वैल्यू कितनी आई, तो ये देखो 1, 2, 3, 4, तो टोटल वैल्यू कितनी है, 4। तो ये है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। और पर्टिकुलर पूछे कौन सी वैल्यू है, तो 0, 1, 2, 3 ये वैल्यूज हैं। तो हमें क्या निकालना होगा, ये निकालना होगा। तो कैसे निकाला जाएगा, तो कितनी बार कॉइन यहाँ पे टॉस किया था, 3 टाइम्स, तो प्लस उसमें 1 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें बेसिकली करना क्या होगा, n मतलब नंबर ऑफ टाइम हमने क्या किया, यहाँ पे ये ट्रायल किया है, एक्सपेरिमेंट, वो निकालो, उसमें 1 जोड़ दो, आपको जो पॉसिबल बोला है, जो फाइंड आउट करने को बोला है, टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x वो मिल जाएगा। तो आपको पहले n फाइंड करना होगा। तो n कैसे फाइंड किया जाता है, तो यहाँ पे देखो मीन कितना है भाई, तो मीन है यहाँ पे 18 और ये क्या है, वेरिएंस ऑफ x। तो आई राइट हियर वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू 12। एक और बात कि मीन हमेशा बड़ा ही होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। तो मीन मतलब क्या होता है, NP, और ये क्या होता है, NPQ। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकल जाएंगे, तो वैल्यू रख दो। तो ये NPQ की वैल्यू कितनी है भाई, NPQ की वैल्यू 12 दी है। ठीक है, यहाँ से देखो NP की वैल्यू रख देंगे, NP की वैल्यू कितनी, 18। तो आई राइट हियर 18 मल्टीप्लाइड बाई Q इक्वल्स टू 12। तो Q कितना मिलेगा, 12/18। तो 6 से इसको दोनों को काटेंगे, 6 तिया 6 दूना, तो ये Q की वैल्यू कितने है, 2/3। P की वैल्यू कितने आएंगे, यहाँ से 1/3। तो होगा P भी हो गया, Q भी होगा। अब फिर से इसी के अंदर वो वैल्यू रख दो। एक्चुअली NP की वैल्यू कितनी है, 18। तो P की वैल्यू पता है हमें 1/3, तो n इंटू 1/3 इक्वल्स टू 18। तो 3 इस साइड मल्टीपल जाएंगे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएंगे, 18 इंटू 3। तो n इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो n की वैल्यू कितने आएंगे, 54। लेकिन n की वैल्यू जो होगा वो फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ ट्रायल 54 है। x की वैल्यू एक और इंक्लूड करना होगा, वो 0 वाली, क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x वो क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल कितने, 54 प्लस उसमें 1 जोड़ दो, तो आंसर आएगा 55। और यही इसका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रहे n नहीं पूछा है, n इज द नंबर ऑफ ट्रायल, लेकिन उसने क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो उसके लिए हमें n में 1 जोड़ना होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, यहाँ पे लेट रैंडम वेरिएबल x ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, p इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू इज मतलब मीन 5 and variance of x is 2.5, then probability of random variable x which is less than 1। 1 से छोटी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कौन सी होती है, 0। तो इसका मतलब इन्होंने पूछा क्या है, हमें पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल्स टू r की वैल्यू कितनी, 0, ये पूछा है। ये हमें समझ में आना चाहिए। तो हमें फॉर्मूले के लिए n चाहिए, p चाहिए और q चाहिए। तो उसके लिए इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज़ करना होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या, NP मतलब मीन, वो 5 है। वेरिएंस ऑफ x वो NPQ, तो वो 2.5। तो यहाँ से पूरा NP और Q पता लग सकता है।
तो एन पी क्यू कितना 2.5, तो यहाँ पे एन पी की वैल्यू रख देंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई क्यू इक्वल्स टू 2.5, तो क्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 टाइम्स कटेगा, तो 0.5 मतलब 1/2। दिस इज क्यू की वैल्यू। और पी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो भी 1/2। पी अगर 1/2 है तो क्यू 1/2। तो एन निकालना है, तो एन के लिए इसको देखो, तो एन निकालना है तो एन मल्टीप्लाइड बाय पी। पी कितना है भाई यहाँ पे 1/2 इक्वल्स टू 5। तो इस 2 को उस साइड लेके जाओ, तो एन इक्वल्स टू 5 टू 10, तो निकल गया एन। तो हमें चाहिए क्या, एन, पी और क्यू, और आर की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, तो बस प्रोबेबिलिटी निकालना है, x इक्वल्स टू 0। तो क्या होता है एन सी आर, तो n कितना है 10, सी आर 0, p टू द पावर r मतलब 0, और q टू द पावर मतलब हाफ टू द पावर n माइनस आर, तो 10 माइनस 0 दैट इज 10। तो ये क्या होगा, इसका आंसर कितना 10 सी 0 मतलब 1, हाफ टू द पावर 0 मतलब 1, और हाफ टू द पावर कितना आ जाएगा आंसर 10। तो हाफ टू द पावर 10 इज द करेक्ट आंसर, हाफ टू द पावर 10। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा होगा बी। ठीक है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, अ बैग कंटेन 2 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल। अ बॉल इज ड्रॉन 5 टाइम्स विथ रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 4 ऑफ द बॉल ड्रॉन आर व्हाइट। अब ये क्वेश्चंस पढ़ते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मतलब वो जो हमने 11th वाला प्रोबेबिलिटी देखा था वैसा तो नहीं है। तो बिल्कुल वैसा नहीं है। जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, सबसे पहले जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको ये क्लिक होना चाहिए, क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, या फिर 11 का जो प्रोबेबिलिटी हमने देखा था उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन थे। एक बैग है, उसमें रेड, ब्लू, ग्रीन कलर के बॉल है, तो हमें क्लिक होना चाहिए। जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन बाइनोमियल का है, लेकिन जब एग्जाम होगा, एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, तब आपको कहीं पे भी ये समझ में नहीं आएगा या फिर लिख के नहीं आएगा कि सर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। आपको खुद समझना होगा पढ़ के। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं है, क्वेश्चंस को समझना है कि किस टाइप का ये क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ये पहला काम है। फिर उसके बाद आएगा सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन पता है लेकिन ये पता ही नहीं है कि ये किस टाइप का आता है, बाइनोमियल में आता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है कि 11 का है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा आपका सॉल्यूशन कुछ भी वर्क नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो आप जैसे ही क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा अ बॉल इज ड्रॉन। अ बॉल इज ड्रॉन का मतलब क्या है कि एक बॉल हमें निकालना है। कितनी बार निकालना है, 5 टाइम। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या है कि एक बैग है, उसमें 2 व्हाइट है और 4 ब्लैक रखे हैं, हमें जाना है एक बॉल निकालना है। ये हुआ एक ट्रायल, फिर वो जाके बॉल रख देना है, हुआ रिप्लेसमेंट, फिर जाके एक बॉल निकालना है। ये प्रोसीजर जो है निकालना, रिप्लेसमेंट, निकालना, रिप्लेसमेंट कितनी बार करना है, 5 टाइम्स करना है। तब जाके क्वेश्चन किसका होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि बॉल कितने हैं। तो वाइट कितने हैं, कुछ वाइट है कुछ ब्लैक है। तो वाइट के कितने हैं भाई, यहाँ पे वाइट के 2 है और ब्लैक के कितने 4 है। तो टोटल बॉल कितने 6, टोटल बॉल 6, कोई बात नहीं। ट्रायल कितने बार लेने, 5 बार, तो n की वैल्यू कितनी 5 टाइम। अब मुझे प्रोबेबिलिटी मतलब मेरे लिए सक्सेस क्या होगा, सक्सेस होगा मुझे वाइट बॉल निकालना है ना, क्योंकि वही पूछा गया, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 4 ऑफ द बॉल आर ड्रॉन आर व्हाइट। तो व्हाइट बॉल निकलना मेरे लिए सक्सेस होगा। अब सोचो कि टोटल 6 बॉल है, 6 में से 2 व्हाइट है, मैं गया एक बॉल निकाला और वो व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आंसर है सर 2 व्हाइट है और टोटल 6, तो 2/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। तो आंसर इज 2/6। इसी का मतलब 1/3। तो P अगर 1/3 है तो Q कितना होगा, तो आंसर 2/3 होगा। तो N निकला, P निकला, Q निकला। अब चाहिए मुझे R। अब R देखो वर्ड क्या आया, एटलीस्ट 4। ठीक है, तो ट्रायल कितनी बार है, 5 बार, तो 4 चलेगा, हाँ चलेगा, और 4 से बड़ा भी चलेगा। बड़ा मतलब कब तक जा सकते हैं, 5 टाइम्स ही जा सकते हैं, 5 से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते। तो 4 और 5, तो दोनों के एडिशंस करना होगा। तो R की वैल्यू क्या है यहाँ पे, R इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना 4।
ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना होगा x विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा भाई, x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, ठीक है। इसके लिए r की वैल्यू 4, इसके लिए r की वैल्यू 5, बाकी n p q तो सेम रहेगा। तो चलो वैल्यू रख देते n c r। तो n कितना है 5, c r कितना 4, p की वैल्यू 1/3 टू द पावर r, r मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई q टू द n माइनस r। तो 5 माइनस 4 कितना 1, ये हुआ इसके लिए, प्लस इसके लिए r 5 है तो NCR, तो 5C5 होगा 1/3 टू द पावर r, r मतलब 5 और 2/3 मतलब पावर उसका 5 माइनस 5 दैट इज 0। तो बस सॉल्व करना है इसको। कैसे सॉल्व करोगे, देखो 5C4 इसको 5C1 लिखते हैं और 5C1 मतलब कितना, सिर्फ 5 1/3 का पावर 4 और 2/3 का पावर 1 आया। तो ठीक है, ये 2 का पावर 1 मतलब 2, नीचे में 3 कितनी बार है, यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 3 एक बार, तो टोटल 3 का पावर कितना आएगा, ये 4 और एक 5, प्लस 5C5 कितना होता है 1 होता है, कोई बात नहीं, इसका आंसर 1 होता है। यहाँ पे 1/3 टू द पावर 5, 1 का पावर 5 1 और नीचे 5 का पावर 3 का पावर कितना है 5 है, 3 टू द पावर 5। तो देखो डिनोमिनेटर सेम आया है, तो 5 टू द 10, 10 प्लस 1 11, तो 11 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 5 ये हमें पता होना चाहिए, और 3 टू द पावर 5 243 होता है। एंड दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को आज के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, ये आपको समझ में आए होंगे। तो इसी के चलते हमारा जो 11 का प्रोबेबिलिटी है, 12 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये पूरा एंड हो चुका है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करा रखी है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं और इस टाइप के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो उसकी नोटिफिकेशन के लिए आपको उसकी बेल आइकन भी प्रेस करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपके जो भी दोस्त लोग हैं, यार लोग हैं, तो उसके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।